अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 3 और 5 का लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा हर चीज़। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डायमेंशन ऑफ क्लासरूम। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, फिजिकल डायमेंशन ऑफ क्लासरूम का। तो टॉपिक है जी हमारे पास 73 फैक्टर दैट सेट अप सेफ एंड प्रोडक्टिव क्लासरूम। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जी फिजिकल स्पेस बताएं, जेन में रखते हुए कि फिजिकल डायमेंशन ऑफ क्लासरूम को जेन में रखते हुए आप बताएं जी फिजिकल स्पेस। तो फिजिकल स्पेस को क्या होगा, तो उसका आंसर आप लिखेंगे कि जो रूम है ना वो इतना बेहतरीन अरेंज होना चाहिए कि हर स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड को देख सकता हो। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जो लाइटिंग है वो भी बेहतरीन होनी चाहिए, यानी कि हर बच्चे के लिए आसानी से वो देख सके। कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए। तो आप कोई सिर्फ 3 लिख सकते हैं जो आपका दिल चाह रहा हो। यानी कि आप लिख लें जी आल स्टूडेंट कैन सी वेल, देयर आर नो ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद आप लिखें जी द रूम इज़ नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल, काफ़ी हो जाएगा। फिर आप अगर एक और पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नो नॉइस इन सराउंडिंग टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट। इसके बाद है जी टीचर पोजीशन। अब टीचर की जो पोजीशन होती है ना वो इस तरह होनी चाहिए कि वो क्लास में बैठे हर बच्चे को आसानी से देख सके। इवन जो बच्चे मूव कर, मतलब टीचर क्लास में मूव भी इस तरह करे कि उस हर बच्चे को वो फोकस कर सके, वो देख सके कि बच्चे को क्या चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे वो नज़र रख सके। तो ये जी टीचर पोजीशन के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद है जी टॉपिक 74 नॉइस लेवल। अब हम देखते हैं कि वो कौन, मतलब एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आया जी नॉइस लेवल। सीटिंग अरेंजमेंट हमने देखी, टीचर पोस्चर देखा, अब नॉइस लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 5 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि आप बताएं जी फिजिकल डायमेंशन ऑफ क्लासरूम, हाँ फिजिकल डायमेंशन ऑफ क्लासरूम क्या है, तो आप लिखेंगे जी वो फैक्टर जो सेटअप करते हैं ना सेफ और प्रोडक्टिव क्लासरूम्स आर physical space, second one is teacher position, third one is noise level, fourth one is establish listening solution। अब ये तो हो गया जी आपका एक क्वेश्चन जिसका आंसर हम लिख चुके थे, लेकिन 5 मार्क्स का तो आप सिटिंग प्लान भी लिखेंगे। अब ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास आता है डिस्कस नॉइस लेवल इन फिजिकल डायमेंशन ऑफ क्लासरूम, तो आप लिखेंगे जी पॉसिबल नॉइसी सराउंडिंग आउटसाइड। अब वो कौन कौन सी नॉइस होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं बच्चे को? ट्रैफिक नॉइस, नॉइज फ्रॉम एडजॉइनिंग क्लासेस, यानी आपकी क्लास के साथ जो दूसरी जुड़ी क्लास होती है वहाँ जो शोर हो होता है वो वाला, जो प्ले ग्राउंड में शोर होता है वो वाला। नॉइज फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, म्यूजिक रूम, स्टाफ टॉकिंग टू ईच अदर इन हॉलवेज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जी नॉइस लेवल में। इस्टेब्लिश लिसनिंग सोल्यूशन। अब लिसनिंग सोल्यूशंस कैसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन नॉइसेस को अवॉइड करने के लिए, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं होते बट क्या पता कहीं होता ही हो। इट इज़ हेल्पफुल टू एस्टेब्लिश लिसनिंग स्टेशंस विद headsets if something loud needs to be listened. The right of others to work in quiet condition need to be protected। यानी कि आप हेडफोन का यूज़ करें, हेडसेट्स, हेडफोन, ये सारी एक ही चीज़ है जी। आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छा लिसनिंग सोल्यूशन एनवायरनमेंट बनाएं तो बहुत ज़रूरी है कि हेडफोन को यूज़ करें, दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। लेकिन हर बंदे का राइट होता है अकेले खामोशी में काम करना, तो ये इस जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसे प्रोटेक्ट करें। इसके बाद है जी टॉपिक 75 सिटिंग प्लान। अब जो होता है ना परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट विल हेल्प टीचर टू। अब जो परमानेंट सिटिंग अरेंजमेंट होती है ना वो टीचर की हेल्प करती हैं। अब किस चीज़ में हेल्प करती हैं? लर्न स्टूडेंट नेम क्विकली। अब टीचर रोज़ आके एक बच्चे को एक अरेंजमेंट देखती है, उसे पता होता है कि फ्रंट टेबल पे ये 2 बच्चे बैठे हैं और नाम आसानी से याद हो जाता है। अटेंडेंस में आसानी हो जाती है। और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो होते हैं ना जिनमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है,
मतलब अगर ये वो टास्क हैं जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी को करते हैं, लेके चलते हैं, तो ये आराम से परफॉर्म कराए जा सकते हैं। अब हम 6 में देखते हैं जी, कि आपको अगर लिखना चाहे तो फाइन, अदरवाइज इसे हम स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाती चलूँ, अगर आ गया तो कोई इशू ना हो। मॉडिफिकेशन इन सिटिंग प्लान। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है ना, वो मॉडिफाई की जाती हैं टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, such as a whole group instruction, small group instruction और student work individually। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट को मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अगर आप फुल ग्रुप बना रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो उनकी सिटिंग अरेंजमेंट आप एक ऐसे अंदाज में करेंगे कि सारे बच्चे आगे पीछे बैठ सकते हैं। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो स्मॉल ग्रुप्स बना लें। अगर आप हर बच्चे को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग बिठा दें। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट होती हैं जी। टॉपिक 76 है इंडिपेंडेंट स्पेस। हर बच्चे की देखिए ज़रूरत होती है, हर बच्चे की नीड होती है कि उसे एक प्रॉपर प्लेस दिया जाए, एक जिसमें वो आराम से काम कर सके, अपनी ही चीज़ें को स्टोर कर सके, रख सके। मतलब यूँ अगर मैं बात करती हूँ, तो सफिशिएंट स्पेस ज़रूर देनी चाहिए बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स, ताकि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना कर सके। अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैसे अक्कर होती हैं, कैसे अराइज होती हैं। देखें, जब स्टूडेंट पुश कर होता है ना एक दूसरे के बैग को, मतलब लैक ऑफ स्पेस की वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी मतलब अटेंशन ख़त्म हो रही है, फोकस वो नहीं कर पा रहा सब्जेक्ट की तरफ। इसके बाद है जी ट्रैम्पल ओवर ईच अदर्स बैग। एक दूसरे के बैगों पर जब वो बैग रख रहे होते हैं, फाइट ओवर स्टेशनरी। अब वो लड़ाई कर रहे होते हैं अपनी स्टेशनरी की, क्योंकि बैग जो एक जगह बिल्कुल वो ढेर लगा रहे होते हैं, तो वो इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। इसके बाद है जी अप्रिशिएट लाइटनिंग इन द क्लासरूम। यानी कि लाइट को ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा आसानी से क्लास में ना, जब लाइट की हम बात करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा आसानी से ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड को देख सकता हो। तो ये इसका जी है। इसके बाद है जी प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को ऐसी जगह बिठाए जहाँ बच्चा खुद को कंफर्टेबल फील कर रहा है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लो लाइट एरियाज में बैठने मतलब सुकून महसूस होता है, वो आराम से देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड को फोकस कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ होते हैं जिनका आई साइट वीक होती है, वो ब्राइट एरियाज में बैठना चाहते हैं। तो टीचर जो होती है वो पहले चेक करे बच्चे की नीड, देन वो उन्हें डिवाइड कर दे। किसी जो लो बैठना चाहते हैं उन्हें ऐसी अरेंजमेंट दे कि वो आराम से कर सकते हैं, और जो ब्राइट वाले होते हैं ब्राइट वाले एरियाज में बिठा दे। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई कि लाइटिंग और लर्निंग के बारे में, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। टॉपिक 78 है जी अप्रिशिएट रूम टेम्परेचर। अब ये जो चीज़ है ना, ये बच्चे को खुद पता होना चाहिए कि आजकल क्या मौसम चल रहा है, वो उसके टेम्परेचर को देखे, उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रेस को लेके चले। यानी कि वो ड्रेस अप ऐसा हो कि जैसा मौसम चल रहा है। अब जब हम टेम्परेचर प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बहुत ड्रामेटिकली चेंज होती हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते जब बहुत सर्दी हो या बहुत गर्मी हो, तो टेम्परेचर कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कैसे मेंटेन किया जा सकता है? देखें, क्लासरूम, अब ये टेम्परेचर कंडीशन में हम आ गए ना, तो जो क्लासरूम होता है ना, वो उसे ऐसा बनाया जाए कि वो आसानी से हैंडल कर सके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को। अब अगर हम टू हॉट की बात करते हैं या टू वार्म की बात करते हैं, तो इतने फ़ैन क्लास में होने चाहिए जो कि इस टेम्परेचर को नॉर्मल रख सकें इन समर। रूम जो होते हैं वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए। अगर हम कोल्ड कंडीशंस की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक और गैस हीटर होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। अब जब क्लासरूम के अंदर जब इलेक्ट्रिक या गैस हीटर होगा, तो वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ज़्यादा सर्दी नहीं होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग थी यहाँ पर कि क्लासरूम शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम चिली winds फ्रॉम आउटसाइड।
अब क्लासें ऐसी बनी होनी चाहिए कि वो हवा जो होती है ना, सर्दियों में ठंडी हवा जो चल रही होती है, वो क्लास से में आसानी से इंटर ना हो सके। अगर विंडोज़ हैं तो उन्हें बंद कर दें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 11 है जी स्टूडेंट नंबर। अब हम जब बात करते हैं स्टूडेंट नंबर की, तो हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए कि जिन्हें टीचर आसानी से पढ़ा सके, कोई उसे प्रॉब्लम ना हो पढ़ाने में। तो हम बात करेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लासरूम इज आल्सो सब्जेक्ट टू द weather condition in cities. For example, large classes should be avoided if the weather conditions are extremely hot for most part of the years. अब ये यहाँ पे कहा गया कि जो cities के अकॉर्डिंग जो होता है ना, weather conditions लिए जाती हैं और क्लास को बिल्ड किया जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो वहाँ पे वो लोग ऐसे करते हैं कि अवॉइड करते हैं बड़ी क्लासें बनाने में। तो ये था जी लेसन नंबर 13। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जल्दी से हम चलते हैं लेसन नंबर 14 की तरफ। हम फिजिकल डायमेंशन देख रहे हैं क्लासरूम की। तो इसमें हमारे पास अगली जो डायमेंशन आती है ना, फिजिकल डायमेंशन, वो फर्नीचर अरेंजमेंट की होती है। अब जो क्लास पे हम बात कर रहे हैं हर चीज़ की, उसकी स्पेस की, उसकी साइज़ की, तो वो अब यहाँ पर आकर फर्नीचर भी काउंट होगा। ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोवाइड करे एक बेहतर बैठने की चीज़ें, यानी फर्नीचर, सिटिंग अरेंजमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए, यस, फर्नीचर ऐसा प्रोवाइड करे जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो सके, बैठ सके। अब एस्टेब्लिश इन फॉर्मल फर्नीचर अरेंजमेंट वेयर स्टूडेंट कैन सिट ऑन सॉफ्ट चेयर और पिलोज। अब ऐसी प्रोवाइड करना चाहिए ना कि एनवायरनमेंट जहाँ बच्चे एक सोफों पर बैठ सकते हों या नरम चेयर पर बैठते हों, पिलोज पर बैठ सकते हों, या कारपेट पर बैठते हैं तो कारपेट भी नरम होनी चाहिए। अब ये क्यों इस तरह कहा गया, देखें जी, पोस्चर पर काफ़ी रिसर्च हुई थी। एक आम फहम है जो कि काफ़ी गलत बात है, या यूं कह ले कि अफवाह है कि बच्चे बेहतर पढ़ते हैं जब वो हार्ड चेयर पे बैठते हैं। अब इस बात को गलत कैसे किया गया, कैसे साबित किया गया? देखें, 75% जो होता है ना टोटल बॉडी वेट, वो सपोर्ट करता है जी ओनली 4 स्क्वायर इंचेस ऑफ बोन। हमारी 75% बॉडी वेट को सिर्फ और सिर्फ 4 इंच की बोन होती है ना, वो सपोर्ट कर रही होती है। जब इंसान बैठता है ना हार्ड चेयर पर, अब क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है, सिर्फ 4 इंच की बोन है जो कि 75% टोटल वेट को सपोर्ट कर रही है। अब वो हार्ड चेयर पे जब बच्चा बैठता है तो रिजल्ट क्या हुआ, वो स्ट्रेस आ जाता है जी बुटॉक्स टिश्यू पर। अब जब बुटॉक्स टिश्यू पर स्ट्रेस आता है तो इससे बच्चे को फटीग हो जाती है, वो डिस्कम्फर्ट फील करता है, वो बार बार चेयर पर अपनी पोजीशन या पोस्चर को चेंज कर रहा होता है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा। Research support the common sense notion that many students pay better attention and achieve higher grade is more comfortable sitting. अब ये कहा गया कि रिसर्च ने साबित किया कि जब बच्चों को आप कंफर्टेबल सिटिंग देंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे ग्रेड हासिल कर सकते हैं बेनिस्बत उन बच्चों के जो हार्ड चेयर पर बैठे हों। टॉपिक 80 है जी अरेंजिंग स्पेस। अब जो फिजिकल लेआउट होता है ना, वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, याद रखिएगा, वो टीचिंग स्टाइल को, आपकी टीचिंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एज अ टीचर। आप ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट्स को अराउंड टेबल और अ क्लस्टर ऑफ डेस्क इफ यू वांट स्टूडेंट टू सेलिब्रेट इन अ स्मॉल या कोलैबोरेट इन अ स्मॉल ग्रुप। टॉपिक 81 है जी प्लेसमेंट ऑफ क्लासरूम एसेसरीज। अब क्लासरूम एसेसरीज क्या क्या हैं जी, उन्हें कैसे प्लेस करना है, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। वाइट बोर्ड, चाक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मल्टीमीडिया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, हैंड ऑन मटेरियल, रीड राइटिंग कॉर्नर्स। बहुत सारे ऐसे होते हैं, ये हम लोग आप लोगों ने सिर्फ 4-5 ही लिखने हैं क्योंकि ये आपके 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। इसके बाद ही हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक 83। अब जब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई
तो वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिन्हें हम मेंटेन कर सकते हैं, या मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़ के बारे में अगर क्वेश्चन आता है। There are many dimensions in the maintenance of facilities of a school. अब वो कौन कौन सी dimensions हैं जी? Preventive maintenance, मतलब इसमें होता है कि अवॉइड किया जाता है जी फर्नीचर को तोड़ फोड़ से, या ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देखी जाती है फैसिलिटी की। तो इसे हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज कैरिड आउट टू अवॉइड ब्रेक डाउन एंड इंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ द फैसिलिटी। यानी कि अगर चेयर प्रोवाइड की जा रही है, अच्छी चेयर्स प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उनकी अवॉइड करेंगे ब्रेक डाउन, या उन्हें तोड़ने फोड़ने से बचाया जाएगा, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देंगे, वो अच्छी परफॉर्म करे। तो ये सारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है। इसके बाद है जी रूटीन मेंटेनेंस। अब जो रूटीन मेंटेनेंस होती है ना, वो पीरियडिकली मंथली होती है। अगर हम बात करते हैं कि एक शेड्यूल स्कूल जारी करता है कि भाई इस दिन स्कूल के फर्नीचर की या किसी भी फैसिलिटी की मेंटेनेंस चेक की जाएगी, तो वो रूटीन मेंटेनेंस आती है। इसके बाद है जी इमरजेंसी रिपेयर। अगर हम इमरजेंसी रिपेयर की बात करते हैं, तो जब कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो टूट गई, तो उसे फ़ौरन मैयर किया अर्जेंट मैयर्स लिए जाते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं, मैयर्स या स्टेप्स लिए जाते हैं, ताकि उसे सिचुएशन से आउटकम हासिल किया जा सके। इसके बाद है जी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है जी, ताकि वो इक्विपमेंट फर्नीचर को या इक्विपमेंट फेलियर के लिए यूज़ किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है। कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है, फैसिलिटी है जो कि अगर मैं बात करती हूँ सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो लाइट हो गई, फॉर एग्जांपल फ़ैन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से यूज़ की जाती हैं। अब दिस इज़ बेस्ड ऑन एज, यूज़ डिमांड और परफॉर्मेंस मैयर। अब ये जो मेंटेनेंस होती है, ये उस फैसिलिटी के एज, उसकी डिमांड और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अप्लाई की जाती है। तो ये था जी लेसन नंबर 14। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काइंडली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, बाद में इशू आ रहा होता है, और लाइक बटन को तो मस्ट प्रेस किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।